हाय एवरीवन। बच्चों आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है इक्विवेलेंट वेट। हमारा जो कंटिन्यूअस टॉपिक था वो सोल्यूशन चैप्टर, क्लास 12 सोल्यूशन चैप्टर, और उसमें क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ सोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा, क्योंकि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में हमने मोलैरिटी पढ़ी थी, नॉर्मेलिटी पढ़ी थी। तो नॉर्मेलिटी में आपका टर्म यूज होता है इक्विवेलेंट वेट। तो हमने पिछले वीडियोस में बोला था कि हम लोग इक्विवेलेंट वेट, अगले वीडियो भी इक्विवेलेंट वेट पे होगा। तो आज हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। बेटा इक्विवेलेंट वेट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मोलर मास। ठीक है, मोलर मास से किस तरीके से रिलेटेड है वो देख लो यहाँ पे। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। जिस भी सब्सटेंस का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा उसके मोलर मास को हम लोग एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर बेटा, अगर एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर बेसिसिटी ऑफ द एसिड। फिर क्वेश्चन आता है बेसिसिटी ऑफ द एसिड क्या होगा, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन ऑफ एन एसिड। एक पर्टिकुलर एसिड में कितने हाइड्रोजन एटम आयोनाइजेबल है वही उसकी बेसिसिटी होती है। बेटा जैसे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, ऑक्सो एसिड्स में तुम्हारे पास दो टाइप, एक नॉर्मल एसिड है, एक ऑक्सो एसिड्स है। ऑक्सो एसिड में जो आयनाइज होने वाला हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है इन द फॉर्म ऑफ OH ग्रुप। तो ऐसे एसिड जिसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगे होते हैं OH ग्रुप के फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होंगे वो तो आयनाइजेबल होंगे, जो ऑक्सीजन से न जुड़ के जो भी सेंट्रल एटम होगा, सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, अगर उस सेंट्रल एटम से जुड़ा होगा तो वो नॉन आयनाइजेबल है। तो हम यहाँ पे आयोनाइजेबल H प्लस आयन की बात कर रहे हैं। और बेस के लिए क्या होगा, एसिडिटी ऑफ अ बेस। एसिडिटी ऑफ द बेस, एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH माइनस आयन ऑफ अ बेस। क्लियर। एसिड में नंबर ऑफ H प्लस आयन, जो आयोनाइजेबल H प्लस आयन है वो एसिड की बेसिसिटी होती है। बेस में नंबर ऑफ आयन OH माइनस आयन है वो बेस की एसिडिटी होती है। अब ध्यान रखना, अगर बेस ऐसे हैं जो OH माइनस आयन नहीं दे सकते हैं तो उसमें कितना प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, हम ये देखते हैं कितना प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो अमोनिया मॉलिक्यूल की जो एसिडिटी होगी 1 होगी। अब नेक्स्ट, अगर कोई सॉल्ट है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑफ अ सॉल्ट। और अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में जब कोई रिएक्शन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करता है, यानी कि उसका खुद का रिडक्शन होता है, तो जब रिडक्शन हुआ तो उसकी कितने ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने यूनिट घट गई। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो कितने यूनिट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। सिंपली कह सकते हो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग ऑब्लिक रिड्यूसिंग एसिड। इस तरीके से जितने कंपाउंड्स हैं हम उनकी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं तरीका ये है। हम कुछ एग्जांपल्स एसिड, बेस, सॉल्ट और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल लेते हैं। और कई बार रिएक्शन का मीडियम भी डिटरमाइन करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी यूनिट चेंज होगी। तो अलग अलग एक ही कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट अलग अलग भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है रिएक्शन किस मीडियम में है,
और उस पर्टिकुलर मीडियम में कितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कंपाउंड हैं उनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक रिएक्शन में उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, दूसरे में डिफरेंट है। तो डिफरेंट इक्वेशन के लिए उनकी इक्विलिब्रियम रेट भी डिफरेंट होगी। हम आगे के टॉपिक में तुम्हें आगे कंटिन्यू एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। अब मैं एसिड का देख लेते हैं। ध्यान है यहाँ पे इक्विलिब्रियम रेट क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर क्या है वो मैंने बता दिया। एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, सॉल्ट में नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बढ़ गया या कितना यूनिट ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया, वो दोनों चीज देखना है। ध्यान देना, अगर हम एसिड की बात करें, कोई भी एसिड है, ठीक है, तो उसका एन फैक्टर क्या है और फिर तब उसकी इक्विलिब्रियम रेट फाइंड आउट कर पाएंगे। बेटा अगर हम बात करें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl में एक ही अनइक्वल एक्सप्रेशन है, इसका एन फैक्टर 1 होगा, तो HCl का इक्विलिब्रियम रेट क्या होगा, HCl हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, यानी कि इसका जो मोलर मास होगा वो 36.5 अपॉन एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू 36.5। H2SO4 है, H2SO4 एक ऑक्सो एसिड्स है, इसमें दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगे होते हैं, वो सभी ऑक्सो एसिड जिसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा होगा वही आयनाइजेबल होगा। ऑक्सो एसिड्स में ध्यान रखना, जितने भी नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने 11 में पढ़ा था। नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब नाइट्रिक एसिड में दो हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आयनाइज नहीं होगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस बॉन्ड इज सफिशिएंट पोलर, और सफिशिएंट पोलर होगा तो इजीली एक्सप्रेशन लूज करेगा, यानी कि नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी 1 है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इस तरह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में दो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन क्या है, आयोनाइजेबल है। सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी क्या होगी, 2 होगी। नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी क्या होगी, 1 होगी। डजंट मैटर उसमें कितने हाइड्रोजन है, कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, हमारा सिर्फ दूसरी मतलब है। H2SO4 उसकी बेसिसिटी 2, H2SO4 सल्फर का हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर 2 टाइम्स है 2 हो गया, सल्फर का 32 सल्फ्यूरिक एसिड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 टाइम्स है 2, सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16 4 64, टोटल हो गया 98 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49। नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे बेटा, नाइट्रिक एसिड इसकी एन फैक्टर 1 होता है। नाइट्रिक एसिड का एटम मोलर मास कितना होगा, 16 3 48 48 प्लस 14 62 प्लस 1 63 अपॉन 1 इज 63। H3PO2 में एक ही ऑक्सीजन अनइक्वल होता है, इसकी बेसिसिटी 1। H3PO3 इसको बोलते हैं अर्धो फास्फोरस एसिड, इसकी बेसिसिटी 2 एंड H3PO4 इसकी बेसिसिटी 3। इसमें तीनों हाइड्रोजन अनइक्वल है, इसमें केवल 2 हाइड्रोजन अनइक्वल है, इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है। तो अगर इसका इक्विलिब्रियम रेट निकालना होगा तो फास्फोरस का डायमास होता है 31, ये 16 2 32, 31 प्लस 32 हो गया 63 प्लस 3 64 अपॉन 1 इज 64। यहाँ बेटा ये 16 3 48, फास्फोरस 31 और ये आपका हो गया 3 टाइम्स हाइड्रोजन 3 टाइम्स है तो 33, तो 48 40 प्लस 30 79 प्लस 3 82 अपॉन 2 इज 41। यहाँ इसका मोलर मास 98 है, 98 अपॉन 3 इज 3 3 9 3 2 6 32.66 आएगा, तो हम 6 ml ले सकते हैं। ये आपके एसिड का इक्विलिब्रियम
इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकालते हैं। जब तक हमें n फैक्टर पता चल गया, n फैक्टर क्लियर होते ही जो भी उसका उस पर्टिकुलर एसिड का मोलर मास होगा, उसके मोलर मास को बेटा हम n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इक्विवेलेंट वेट आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई एसिड की बात हो गई। इस तरह बेस में भी सेम में है। बेस में NaOH है। अगर हम बेस की बात करें, एग्जांपल सेम तरीका है, तरीका चेंज नहीं होगा। हम बेस की बात करें बेटा, इसमें NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक ही एलिजिबल OH माइनस N है, इसका n फैक्टर 1 हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता होगा, मोलर मास इक्वल होगा 40 अपॉन 1 इज इक्वल टू 40। 40 इसका NaOH का मोलर मास है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दोनों OH ग्रुप क्या है, अनएलिजिबल है, इसकी एसिडिटी क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे एसिडिटी 2 हो गई, मोलर मास कैल्शियम का 40 होता है, OH का 17 टू 34, तो यानी कि 34 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37। इस तरह अगर हम सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट बेटा, सॉल्ट अगर हम NaCl ही ले, NaCl में एक केटायन और एक मोनो पॉजिटिव है, मोनो नेगेटिव आयन, नंबर ऑफ चार्ज देखेंगे, वो मैटर नहीं करता कि वो आयंस कितने हैं, आयंस का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज इस पे है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो n फैक्टर इसका कितना होगा, 1 ही होगा। तो NaCl का जो इक्विवेलेंट वेट होगा बेटा, वो आपका है 58.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 58.5। सोडियम के एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5, ऐड करोगे 58.5 अपॉन 1, तो NaCl का इक्विवेलेंट वेट 58.5। हम कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5, 35.5 into 2 यानी 71 plus 40 111, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पर क्लोरीन एटम पर क्लोराइड आयन एक नेगेटिव चार्ज, 2 क्लोराइड आयन, यानी इसमें टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है, तभी न्यूट्रल होगा। एक न्यूट्रल कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों में लिखा था। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2, इसका मोलर मास कितना, 111 अपॉन 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 55.55। ये आपका कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट हो गया। इसका कोई भी साल्ट होगा, कोई भी एसिड होगा, कोई भी बेस होगा, उसमें कितने अनएलिजिबल एक्सप्रेशन है, OH माइनस है, और कंक्लूजन निकल के आएगा सब में, उसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, ध्यान रखना। पॉजिटिव, क्योंकि अगर हम यहाँ बेस की बात करें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, पर हाइड्रोक्साइड एक नेगेटिव चार्ज, 2 हाइड्रोक्साइड 2 नेगेटिव चार्ज, तो कंक्लूजन वही आके आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब हम किसी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे किस पर्टिकुलर मीडियम में, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, या पर्टिकुलर मीडियम में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या चेंज आ रहा है, कितने यूनिट का चेंज आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। चलो देखते हैं फिर हम लोग। हम एक एग्जांपल ले रहे बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, KMnO4 एसिडिक मीडियम में हम केवल शॉर्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, डीएनए ब्लॉक में डिटेल में आएगा, हमको डिटेल में बताएंगे। अगर एसिडिक मीडियम रखते हो, H2SO4 लगाते हो, तो ये मैग्नीज सल्फेट में रिड्यूस होता है। मेन ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का चेंज पोटेशियम सल्फेट में जाता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 यहाँ भी है, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होते, चेंज किसका हो रहा है, मैग्नीज का +7 से +2। तो एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 यहां मेंशन करना होगा, इन एसिडिक मीडियम पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 39, मैग्नीज होता है 55, ऑक्सीजन का 16 4 जा 64, टोटल आ गया 158।
158 अपॉन चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट +7 से +2 कितने यूनिट चेंज हुआ 5 यूनिट। तो 158 अपॉन 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 6 जा 30। ये इसका एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का 31.6। और अगर एल्कलाइन मीडियम में है KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम KOH के मीडियम में ये देता है K2MnO4। K2 पोटेशियम परमैग्नेट, ये पोटेशियम मैग्नेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसका +7 है, यहाँ इसका +6 है। टोटल 1 यूनिट का चेंज हुआ, यानी कि इसका जो इस मीडियम में जो इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का निकालोगे बेटा तो इसके मोलर मास 158 अपॉन 1 यानी कि 158 ही होगा। हालांकि बाद में वाटर मॉलिक्यूल से बाद में MnO2 में एक कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता, कुछ स्टेप बाद एक्वस मीडियम में डायरेक्टली हो जाता है। इसलिए अगर केवल K2MnO4 में कन्वर्ट हो रहा है तो आप इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम इज इक्वल टू 158 अपॉन 1 इज इक्वल टू 158। ठीक है। और अगर एक्वस मीडियम में है KMnO4 इन एक्वस मीडियम मींस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये रिड्यूस होता है MnO2 में। MnO2 में रिड्यूस हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +7 यहां +4। कितने यूनिट चेंज हुए बेटा 3 यूनिट चेंज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस मीडियम इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एक्वस मीडियम इज इक्वल टू 158 अपॉन 3 3 5 जा 15 3 2 जा 6 52.66 आएगा, 67%। इस तरीके से अलग अलग कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट अलग अलग मीडियम में, एक ही कंपाउंड के इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकते हैं, या कंपाउंड क्या है उस पर डिपेंड करता है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। आई थिंक आपको इक्विवेलेंट वेट बेटा समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में होगा वो क्वेश्चन वो इनबॉक्स कर सकते हैं।